मार्गदर्शन करें माननीय विकास भैया। बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। मंच पर विराजमान आदरणीय मीरा दीदी, बाल साहित्य के क्षेत्र में विज्ञान लेखन के नए मानक जिन्होंने तैयार किए, ऐसी आदरणीय इंदु पाराशर दीदी, अनेक वर्षों से क्या कहें, मतलब जीवन का एक बहुत बड़ा भाग जिनके साथ मित्रवत काम करते हुए बीता। जैसे मेरे बहुत ही आत्मीय बंधुवर गोपाल माहेश्वरी जी, और जिनके निमंत्रण पर और जिनकी योजना से हम सब लोग यहाँ पर एक साथ एकत्र हैं, बाल साहित्य शोध सृजन पीठ की निदेशक आदरणीय डॉक्टर मीनू पांडे जी। हम में से संभवतः बाल साहित्य शोध सृजन पीठ के कार्यक्रम में पहली बार आए ऐसे अनेक लोग होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इस मंच पर 3 लोग ऐसे हैं। एक मीनू जी तो अभी निदेशक हैं ही, और उनको मैं इसलिए भी बधाई देता हूँ कि उनके निदेशक कार्यकाल में ये बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम एक प्रकार से शुभारंभ हो रहा है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको भी देता हूँ कि लगातार बाल साहित्य सृजन पीठ इसी प्रकार से कार्यक्रम करती रहे। सामान्यतः उनके पदभार ग्रहण करने के बाद बजट तुरंत प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही बजट आया उन्होंने तुरंत कार्यक्रम प्रारंभ किए। मैं संक्षेप में एक सूचना जरूर दे करके रखता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम में से जो लोग बाल साहित्य के संपर्क में हैं, वे मीनू जी को अपना मोबाइल नंबर जरूर दे दें। तो बाल साहित्य सृजन पीठ ने अपना एक व्हाट्सएप समूह तैयार किया हुआ है। आने वाली 13 और 14 तारीख को भोपाल में एक बड़ा बाल साहित्य का संगोष्ठी का कार्यक्रम, राष्ट्रीय संगोष्ठी का कार्यक्रम आवासीय रहेगा, 2 दिवस का रहेगा। वो साहित्य अकादमी की ओर से संपन्न होना है। तो मैंने मीनू जी से आग्रह किया था कि आप इसके पहले पूरा होमवर्क करके रखिए। वो उस समूह में जो लोग सम्मिलित रहेंगे उनको सूचना उसकी प्राप्त होगी। तो इसलिए जो लोग उस बाल साहित्य की राष्ट्रीय संगोष्ठी में 2 दिन 13-14 मार्च को रहना चाहते हैं भोपाल में, नहीं गलत बोलिए ना, 21-22 फरवरी सही बोला है। हाँ, मैं अभी पूरा गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ तारीखों का। तो खैर, तो उस कार्यक्रम में आप सब लोग रहिए, ये मेरा आग्रह है, जो भी बाल साहित्य से जुड़े हुए वो सब। इस बाल साहित्य सृजन पीठ से गोपाल जी का हमारा बहुत पुराना संबंध है। दरअसल इसकी स्थापना शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा देवपुत्र गौरव सम्मान के कार्यक्रम में की गई थी, और मंच पर परम पूज्य सुदर्शन जी उपस्थित थे, और उन्होंने शिवराज जी से कहा था। संयोग से उस समय एक वृद्धाश्रम इंदौर में खुलने वाला था, उधर MR9 पर। वो अभी भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद बाद में ललित कला विथिका का कॉलेज वहाँ पर शिफ्ट हुआ था, और गुरुद्वारे के एकदम पास में। तो उसके बारे में जानकारी दी शिवराज जी ने कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने, सुदर्शन जी का स्वभाव था, तो मंच से ही उन्होंने डांट लगाई कि तुम लोग वृद्धाश्रम खोलते रहते हो, वृद्धाश्रम ज़्यादा मात्रा में इसलिए खोलना पड़ रहा है कि बाल भवन तुम लोग तैयार ही नहीं करते हो, बच्चों के संस्कार के लिए कोई प्रक्रिया संपन्न नहीं करते हो। तो उसी दिन उन्होंने कहा कि आप बताएं क्या करना है। तो हम लोग बहुत दिन से इस प्रकार की मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश शासन में कोई बाल साहित्य की शोध और सृजन पीठ होना चाहिए। हमारा शोध केंद्र देवपुत्र के माध्यम से 2002 से चल रहा था। वो एक व्यक्तिगत उपक्रम है, न्यास के द्वारा संचालित है, आज भी संचालित है, लेकिन शासन कुछ करे ये मांग हम लोगों की थी। तो उसी दिन उन्होंने, शिवराज सिंह जी ने मंच से घोषणा की थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में, आज से बाल साहित्य शोध सृजन पीठ काम करना प्रारंभ कर रही है, और उसके पहले निदेशक अष्टना जी होंगे। और उसके बाद मेरा ख्याल में लगभग 10 वर्ष गोपाल जी ने और हमने काम किया। और जैसी हम लोगों की शैली है, जात के मास्टर थे दोनों, शिशु मंदिर के आचार्य, तो इतने छोटे छोटे गाँव में जाकर के हम लोगों ने कार्यशालाएं प्रारंभ की। यहाँ ये सब मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब मीनू जी भी उसी भूमिका में रहने वाली है जिस भूमिका में अष्टना जी थे। 3 विषय में PhD हैं, और लगातार बच्चों के बीच में काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है, और लोरी और प्रभाती के कई संकलन उनके आ चुके हैं। बाल साहित्य का एकदम परंपरागत लेखन जिसको हम कहते हैं, जिसकी चिंता अभी आप भी कर रहे थे कि आज बच्चों को हम क्या देना है, इस बात को लेकर के तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये हम लोगों को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। तो
कुल मिलाकर के आज का विषय मीनू जी ने बहुत अच्छा रखा है कि बाल मन लगातार बदल रहा है। इस बदलते हुए बाल मन की चिंता बाल साहित्य शोध सृजन पीठ को करना ही चाहिए और कर भी रही है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह भी दीदी ने खड़ा किया कि वास्तव में हमको गरिमा दीदी ने कहा कि हम लोग कर रहे हैं और बच्चे तो ही नहीं। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं क्योंकि हम लोग इतने वर्ष से लगभग 30-35 वर्ष हमको इसी क्षेत्र में काम करते हुए हो गए हैं। 3 प्रकार के कार्यक्रम सामान्य बाल साहित्य को लेकर हम करते हैं। पहले प्रकार का कार्यक्रम होता है जिसमें बड़े होते हैं बच्चे नहीं होते। यहाँ पर हम ये ठीक वही प्रक्रिया है जो सामान्यतः हमारे घर में समाज में संपन्न होती है, चिकित्सालय में भी संपन्न होती है। डॉक्टर जब एक कैंसर के मरीज के बारे में बातचीत करते हैं वो मरीज को साथ में नहीं बैठाते, अरे ये तो 3rd स्टेज पर है, इसकी तो 2 दिन की जिंदगी नहीं बची, ऐसा मरीज को निकाला जाता है। और ठीक यही स्थिति बाल साहित्य की भी होती है कि आप जब बच्चे का मन बदल रहा है, आप अगर उसकी एंटीबायोटिक की चर्चा यहाँ करोगे बच्चा तुरंत शिफ्ट कर जाएगा। आप दवाई लेकर के वैक्सीन लेकर के आएंगे तब तक कोरोना की 3री स्टेज आएगी। तो बच्चा हमसे ज्यादा फास्ट चल रहा है। तो हम जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वह विषय केवल बड़ों का, इसलिए केवल बड़े। दूसरे प्रकार के विषय होते हैं केवल बच्चों के, जिसमें केवल बच्चे होते हैं, बड़े केवल प्रशिक्षक की भूमिका में मंच पर होते हैं। ये दूसरे प्रकार का कार्यक्रम। तीसरे प्रकार का कार्यक्रम होता है जहां पर बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, दोनों के बीच में संवाद स्थापित कराया जाता है। वहां पर हम जो कुछ लिख रहे हैं वो बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे उसको पास या फेल करते हैं, वो बताते हैं कि ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। इस तरह के कार्यक्रम हमने पहले बहुत किए। तो ये 2-3 तरह के कार्यक्रम हैं। तो इसलिए हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बाल मन बदल रहा है इसके बारे में गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात की। मैं सोचकर ये आया था कि 2-5 मिनट बोला भी तो इस बात को रखूंगा कि आखिरकार बाल मन का बदलना ये हम आरोप की तरह क्यों लेते हैं, ये तो उपहार की तरह लेना चाहिए। बच्चे का मन अगर नहीं बदला तो फिर कौन बदलेगा? क्या हमको बदलना चाहिए क्या 58, 60, 65 साल वाले लोगों को? हम तो रिजिड हो चुके, हम बहुत स्थिर मना हो चुके। हम लोगों के पास इतने अनुभव हैं, हम लोगों ने इतने कष्ट देख लिए, हम लोगों ने दुखों को सुखों को सबकी अनुभूति करने के बाद हम स्थिर हुए हैं। उसको अभी अपना पूरा जीवन जीना है। तो इसलिए बच्चे को तो बदलना ही चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि हम आज जो चिंतन कर रहे हैं वो चिंतन ये कर रहे हैं कि बच्चा जिस तेजी से बदल रहा है क्या उस तेजी से हम बदल पा रहे हैं कि नहीं बदल पा रहे। आज का मूल विषय ये है। हम यदि बाल साहित्यकार हैं तो हम क्या उसके परिवर्तन की गति से हम स्वयं को परिवर्तित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कई बार कहता हूं कि हम लोग लगातार मुहावरे तो बोलने लगे कि जिस उम्र में हमारी पीढ़ी के लोगों के दूध के दांत टूटा करते थे उस उम्र में आज की पीढ़ी के बच्चों के दिल टूट रहे हैं। हमने बात तो कह दी, लेकिन इसका उपचार क्या है आखिरकार? ये कह देना तो सामान्य बात है, ये तो इंदौरी भाषा में कहें तो बतौलेबाजी हो गई। लेकिन बच्चा जिस कारण से बदल रहा है वो कारण दरअसल तकनीकी ज्यादा है, घर का वातावरण ज्यादा है, सामाजिक परिदृश्य ज्यादा है, फिल्में हैं, टीवी के धारावाहिक है, इंटरनेट की बड़ी भारी दुनिया है। इन सब से उसके शरीर में जो कीटाणु प्रवेश कर रहे हैं उसके मानस में, उनका एंटीबायोटिक तैयार करने का काम बाल साहित्य को करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एक बहुत आदरणीय वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं और हम लोग अक्सर जब साथ में संगोष्ठियों में होते हैं, डॉक्टर परशुराम जी शुक्ल, तो वो हमेशा कहते हैं कि बच्चा अब गूगल करके ये जानकारी ले लेता है कि मादा कोयल की आवाज बहुत कर्कश होती है और जो नर कोयल है उसकी आवाज ही मधुर होती है, केवल जो मीठा मीठा कू जो बोलती है। आप कभी मादा कोयल की आवाज सुनकर के पहचान भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप कह नहीं सकते कि वो कोयल की आवाज है। अब शुक्ल जी चुनौती देते हैं कि बाल साहित्य बरसों से लिख रहा है कि कोयल मीठा गाती है, तो वो कहती नहीं, कोयल मीठा गाती है नहीं, कोयल मीठा गाता है। अब बच्चे को ये पता है, गूगल पीढ़ी के बच्चे को। लेकिन हमारे जैसे कुछ खपती लोग हैं, हम परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे छंद वालों को रिजेक्ट करने के लिए नई कविता वालों ने घोषणा कर दी, गीत तो मर गया, लेकिन उनके कहने से, उनकी बद्दुआ देने से गीत कभी मरा क्या आज तक? इतने सारे लोग गीत लिख रहे हैं, छंद में लिख रहे हैं। तो ठीक वैसे ही हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि बरसों से हमने जो बच्चों के सामने कहा है कि कोयल गाती है, किसी एक गूगल के कहने से
किसी एक प्राणी विज्ञानी के कहने से किसी तर्कशास्त्री के तर्क पर खरा उतरने के लिए हम ये लिखना क्यों शुरू करें कि कोयल गाता है, गाती है तो गाती है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? आखिरकार काव्य का अपना कोई सौंदर्य बोध होता है कि नहीं होता है अपना खुद का? तो जब आप संस्कृत के महान विद्वानों को, हमारे पुरखों को कोट करते हैं कि ब्रह्मा जी से बड़ा तो कवि होता है, क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मा जी का कमल तो केवल खिलता है, कवि का कमल तो मुस्काता है। अभी मुस्काने के लिए कमल के पास होठ कहां से आए, ये प्रश्न आप खड़ा कर दो गूगल से पढ़कर, तो मुझे लगता है कि कविता ही समाप्त हो जाएगी। और इसलिए हम सब बच्चों की ये जो परिवर्तित होती मनस्थिति है, और इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण हमेशा देता हूँ कि हम लोगों ने अल्लामा इकबाल का गीत तो खूब सिखा दिया है ना। हमने कहा कि भाई अल्लामा इकबाल ने गीत लिखा और उसको हमने अपनी राष्ट्र वंदना का गीत बना दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अब लोग सोचते तो हैं, बच्चों के मानस पर ये गीत स्थापित हो चुका, तो हम दोनों शिशु मंदिर के आचार्य और भी यहाँ पर कुछ लोग होंगे उस परंपरा से आने वाले, तो अर्चना दीदी भी उसी परंपरा से आती है माधव विद्यापीठ में, आप भी लंबे समय तक, रेखा दीदी लंबे समय तक, बहुत सारे मतलब 5-7 लोग हम दिख रहे हैं यहाँ पे उसी परंपरा के। तो शिशु मंदिर के बच्चों ने कहा कि हम ये गीत नहीं गाएंगे। बच्चों ने कहा क्यों नहीं गाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम बुलबुले हैं ही नहीं, और ये जो हमारा राष्ट्र है, ये जो हमारा देश है, ये हमारे लिए कोई बगीचा थोड़ी है क्या? ये बुलबुले बगीचे में तब तक रहती है जब तक बगीचा हरा भरा रहता है। जिस दिन ये सूखना शुरू होता है, बुलबुले उड़ करके दूसरा बगीचा तलाश लेती है। ये देश कोई ऐसा थोड़ी हमारे लिए कि हमको सुख, साधन, संपन्नता देगा, धन देगा, वैभव देगा, भोजन, अन्न, पानी देगा, तब तक तो देश में रहेंगे, नहीं तो देश छोड़ के चले जाएंगे। ये काम तो पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने भी किया था, तो हम क्यों करेंगे इस काम को? अब फिर ये चुनौती समक्ष उपस्थित हुई आचार्यों के सामने, बच्चों के सामने, कि आखिरकार अगर तुम बुलबुले नहीं हो तो इस गीत को इसी पैरामीटर पर, इसी छंद में अगर गाना है तो फिर कोई नया गीत बनाना पड़ेगा। तो हमारे गोपाल जी जैसे बहुत अच्छे अच्छे गीतकार हमारे पास थे, तो एक ने रचना रच दी, उन्होंने ठीक इसी छंद में, प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंद भू हमारी, यह हिंदू भू हमारी, हिंदू भू नहीं, यह हिंदू भू हमारी, ऐसा एक गीत लिखा। और उन बुलबुलों से कह दो कोई और चमन ढूंढे, यह भोग भू नहीं है मां भारती हमारी, ये पंक्तियां है उसकी। तो जो बच्चे का जो मन बदल रहा है, उसके अनुसार एक गीतकार ने इस गीत को बदल करके ये कहा कि नहीं बच्चों, तुम्हारा मन अगर बदल रहा है तो तुम्हारे साथ बाल साहित्य भी बदल रहा है, बाल साहित्यकार भी बदल रहा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, लगातार प्रवास चल रहा है और कल फिर नीमच के लिए सुबह जल्दी उठ करके निकलना है। तो अभी मैं क्षमा याचना के साथ आज पूरा कार्यक्रम नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन बातों को समाप्त करने की दिशा में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो डोरी प्रभाती लिखने का क्रम मीनू जी ने शुरू किया है, उसको बाल साहित्य से जुड़े हुए हम सब लोगों को भी करना चाहिए। गरिमा दीदी ने जो सुझाव दिया है उसका मूर्त रूप देने के लिए मैं लाइन से शिक्षिकाओं को देख रहा हूँ यहाँ पे। उधर नवपमा जी से प्रारंभ करें तो निरुपमा जी है, फिर बैठे हुए आप सब शिक्षक हैं, हमें से अनेक लोग शिक्षक हैं। आप सबका ये दायित्व है, आपको ये सब करना चाहिए अपने अपने विद्यालयों में। मैं सुनीता जी को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, वो भी दिल्ली इंटरनेशनल की शिक्षिका है। आप सब अपने अपने विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करें और मीनू जी को बताइए कि आप बाल साहित्य सृजन पीठ का एक कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आकर के करो, बच्चों के लिए करो। एक प्रशिक्षक आप होंगे, एक प्रशिक्षक ये होंगे, 2-4 को और बुलाएंगे, मध्य प्रदेश शासन से हम पैसा खर्च करेंगे और इस तरह की कार्यशालाओं के आयोजन करेंगे। तो आगे के लिए आप इनसे बातचीत करके इस तरह की कार्यशालाओं को प्रारंभ करिए। और बात को समाप्त करते हुए गोपाल जी ने बहुत अच्छा संकेत किया, उन्होंने कहा कि भाई बच्चा जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। एक बड़ी दार्शनिक बात है, अब ये बातें बच्चों के सामने नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा विषय निकाला तो मेरे भी ध्यान में आया कि अंततः बच्चे का मन बदल रहा है ये तो हमने माना। गोपाल जी ने बताया कि 3 तत्व उसमें और शामिल करते हैं, अष्ट तत्व से निर्मित हम मानते हैं, तो उसमें मन बुद्धि अहंकार। लेकिन अंततः इस बाल साहित्य का उद्देश्य जो होता है वो उद्देश्य कुल मिलाकर के 4 प्रकार का है: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सुख। एकात्म मानव दर्शन में दीनदयाल जी जो कहते हैं, तो ये शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के सुख को एक बार बाल साहित्यकार को जरूर समझना चाहिए। ये कैसा होता है? विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन शरीर का सुख का सामान्यतः कैसा होता है? गुलाब जामुन खाने से सुख मिलता है। गोपाल जी ने कहा कि निषेध करना पड़ता है।
अगर 10 गुलाब जामुन बच्चे ने खा लिए, अगर दस्त लग गई या लगातार ज्यादा नमकीन खाया, ज्यादा मीठा खाया, तो स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। तो इसकी चिंता हमको करना कि केवल शरीर के सुख तक बच्चा सीमित न रहे। हम इन दिनों जो बाल साहित्य में जो बात करते हैं ना, उसमें हम शरीर के सुख की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बच्चे को सरल दे दो, बच्चे को निषेध मत करो, बच्चे को शिक्षा मत दो। क्यों मत दो भाई? तो ये केवल शरीर के सुख की चिंता करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि गधा क्रिकेट खेल रहा है और ऊँट विकेट बना रहा है और ये कर रहा है। क्या मिल रहा है इससे बच्चों को? इस तरह की कविताओं से मनोरंजन एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन शरीर का सुख पर्याप्त नहीं है। केवल खाना पर्याप्त नहीं है, तो मन का सुख भी होना चाहिए। आप किसी को कह दो कि गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन तेरे को लगातार जूता मारते जाएंगे सिर पे और तू गुलाब जामुन खाता जाएगा, खाएगा क्या वो? तो मन का सुख इसमें कि मुझे आत्मसम्मान की रक्षा करना है, मेरा सम्मान भी सुरक्षित रहे। ये बच्चे के संदर्भ में भी लागू होता है। उसके आत्मसम्मान की, उसके आत्मस्वाभिमान की चिंता करते हुए इस बात को करना है। जैसे दादी नानी करती है, तूने की गोली गुलाब जामुन में डाल करके खिलाती है, बुखार आया हुआ है, तो ये चिंता करना, ये इसमें हमको मन के सुख को भी देखना पड़ेगा। बुद्धि का सुख दरअसल वो वाला है जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था कि कोयल गाता है, आपको बुद्धि का सुख हो जाएगा, आप कोयल गाता है लिखोगे तो। पर प्रश्न ये कि गूगल महाराज ने कहा और आपने लिखना बंद कर दिया कि कोयल गाती है, तो इससे कविता का सौंदर्य, बाल मन की कोमलता, तितली, फूल, पेड़ पौधे, इन सब का क्या होगा? तो इन सब के रस को यदि बच्चे के मानस तक, हृदय तक पहुंचाना है, तो आपको उसकी बुद्धि के सुख के साथ साथ उसमें बुद्धि के सुख में थोड़ा सा घालमेल रस का करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो रूखा सूखा केवल जानकारी हो जाएगी। है ना कि एक मेल मछली के शरीर में 350 लीटर तेल होता है, आप क्या बगार लगाएगा बच्चा 350 लीटर तेल का? सब्जी बनाना है क्या उसको? क्या करना है? जानकारी मिलना चाहिए, लेकिन जानकारी तो ढेरों जगह से मिल रही है। उसको जो सुख और अंतिम आत्मा का सुख, मुझे लगता है कि सबसे अंतिम सत्य बाल साहित्य का, और इस आत्मा का सुख जो है ये किनको मिलता है? ये भगत सिंह को मिलता है दरअसल। वो जब 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ता है, वो जो खुदीराम बोस जब मृत्यु को अंगीकार कर रहा है, या ये जितने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आखिरकार फांसी पर चढ़ने के पहले इनका वजन बढ़ क्यों गया? अंग्रेज अधिकारी तोड़ रहे मशीन पर, बोले 2 किलो वजन बढ़ गया, 5 किलो वजन बढ़ गया। ये आत्मा का सुख होता है, मृत्यु के मुख में जाते समय वजन का बढ़ जाना, ये आत्मा का सुख होता है। और ये राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से मिलता है। हम सब लोग मिलकर के इस पर चिंतन करें, आज विमर्श करें। और मैं थोड़ा सा क्षमा याचना कर रहा हूँ कि अभी पाठ तक मैं रुक नहीं पाऊंगा, आप सबने स्मरण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू जी को विशेष धन्यवाद।